हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम हेड सैलरी और उसमें डिस्कस करेंगे पर्क्स के बारे में। पर्क्स क्या होते हैं? पर्क्स क्या होते हैं? जो अलग से हमें एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को जो सुविधाएं दी जाती हैं, यानी आप सीधा सीधा इसमें देख सकते हैं सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए। यह कैश और किसी भी काइंड किसी भी रूप में हो सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो तो ये दोनों सिचुएशन में मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन के रूप में भी मिल सकता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हो तो ये टैक्सेबल होगा सैलरी में। अगर आप प्रोफेशनल में हो तो ये मतलब टैक्सेबल रहेगा पर्क्स, प्रॉफिट गेन और ऑफ बिजनेस प्रोफेशन यानी पीजीबीपी में। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आपके पास पर्क्स विल बिकम टैक्सेबल ओनली अगर पर्क्स का एक लीगल ओरिजिन होगा तो ही वो टैक्सेबल होंगे। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन में क्या है कि रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द ऑफिशियल डिस्चार्ज ड्यूटी इज़ नॉट अ पर्क्स। यानी अगर आप कोई ऑफिशियल डिस्चार्ज हो रहा है आपकी ड्यूटी का, तो उसमें अगर आपका कोई भी एक्सपेंसेस रहता है, अगर वो रीइंबर्स होते हैं तो उसमें उसको हम पर्क्स नहीं काउंट करेंगे, पर्क्स कंसीडर नहीं होगा। तो चलिए जी, टाइप्स ऑफ पर्क्स। पर्क्स के हम टाइप्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। एक तो टैक्सेबल पर्क्स रहते हैं, एग्जम्प्टेड पर्क्स रहते हैं और टैक्सेबल होंगे सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के फॉर्म में। ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्क्स। पर्क्स की टैक्सेबिलिटी यानी टैक्सेबल पर्क्स कौन कौन से होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उनमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड रहने वाली हैं, इनका सेक्शन और सबसेक्शन देख लेना। सेक्शन 17 और सबसेक्शन 2 है। तो कौन से टैक्सेबल पर्क्स हैं इनको आपने याद कर लेना है। चलिए जी, सबसे पहले वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन से आपको सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि जो अकोमोडेशन आपको जिसका रेंट नहीं देना पड़ रहा, यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन RFA बोलते हैं। तो इसका सेक्शन याद रख लेना, ये पूरा पूरा जो भी है टैक्सेबल रहने वाला है। तो उसके बाद इसका सेक्शन 17 और सबसेक्शन 2 और क्लोज 1 है। और उसके बाद वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, यानी आपको कंसेशनल, पहले तो हो गया रेंट फ्री मिलेगा और दूसरा हो गया कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट का मतलब क्या हो गया कि आपको कम रेट पर मतलब एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। तो इसमें से बाद में ये बात में हम पढ़ेंगे कि जितना आपने एक्चुअल में कम रेट पे किया है तो वो बाद में आपका वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है जी। इसका सेक्शन देख लेना जी, 17 और सब सेक्शन 2 और क्लॉज कितना है 2। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट जो टैक्सेबल रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। एनी बेनिफिट और एमिनिटीज़ जो भी आपको मतलब ग्रांटेड या अप्रूव्ड होती हैं फ्री कॉस्ट पर या कंसेशनल रेट पर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को, वो क्या रहने वाली हैं, मतलब टैक्सेबल रहने वाली हैं। यानी फ्री और कंसेशनल रेट पर कुछ भी लेते हैं तो वो पर्क्स हमारे क्या रहने वाले हैं, वो टैक्सेबल रहने वाले हैं। ठीक है जी। ये किस किस केस में होगा? अगर एक कंपनी है, उसका डायरेक्टर है और उस एम्प्लॉय को मतलब कुछ ना कुछ एमिनिटीज़ बेनिफिट्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पर देता है, इस केस में देख सकते हैं। या तो फिर दूसरा केस ये है कि आपका मतलब एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के बीच में, यानी 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट्स आपकी कंपनी में हैं, तो उस केस में भी आप बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद जहाँ A और B कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी, A और B प्रोविज़न अप्लाई नहीं करेगी, पहली और दूसरी कंडीशन, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑल बेनिफिट्स एंड एमिनिटीज जो भी रहेंगी नॉट प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स एक्सीड 50,000। इसका जो भी है सेक्शन सब सेक्शन देख लेना। देखिए, पहली कंडीशन तो ये है कि अगर एक एम्प्लॉय, एक कंपनी है, उसका डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने एम्प्लॉय को फ्री या कंसेशनल रेट पर कुछ भी दिया, वो पर्क्स होगा लेकिन वो टैक्सेबल रहेगा। या आप किसी कंपनी में हो, उसका सब्सटेंशियल, आपका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं कंपनी के, तो उस केस में आपके टैक्सेबल रहने वाले हैं। तो तीसरा केस क्या है, मान लीजिए आपके पहली कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर, पहली कंडीशन का भी नहीं है, दूसरी कंडीशन से भी मैच नहीं हो रहा, तो अलग से एक तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर दोनों कंडीशंस का कुछ भी नहीं दिख रहा तो जितने भी आप बेनिफिट्स या एमिनिटीज़ ले रहे हो, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, वो आपके 50,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 50,000 से ज़्यादा होंगे तो वो टैक्सेबल रहेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट
जब आप पक्ष कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके लिए सीधा सीधा ये याद रख लो, उसके लिए ये सैलरी अगर बनाना है तो ये सब हम प्लस करना, सब को प्लस करना पड़ता है। जैसे कि बेसिक हो गया, डीए हो गया, कमीशन हो गया, और कमीशन यहाँ पे परसेंटेज बेस नहीं, मंथली या टर्नओवर बेस्ड पर होगी। ठीक है जी। यहाँ पे बोनस प्लस होगा, फीस प्लस होगी, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, और जितने भी अदर टैक्सेबल पेमेंट्स आपकी रहेंगी, और टैक्सेबल अलाउंसेस जितने भी रहेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट्स जितने भी रहेंगे, वो सभी प्लस करने के बाद जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो माइनस करोगे तो वो आपका टैक्सेबल जो सैलरी या इनकम जो भी बनेगी वो आप निकाल सकते हो। सच बेनिफिट्स हम अगर देखें तो इसमें डिस्कशन करते हैं पर्क्स, कैसे कैसे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं। एक तो मोटर कार का जैसे पर्क्स कह सकते हैं, बेनिफिट्स हो गए, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन आपके घर पे लगा दिया जी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल पे कर रहे हैं जी, एम्प्लॉयर द्वारा हो रहा है, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है आपको, फ्री या कंसेशनल फेयर मतलब आपको मतलब मिल रहा है इसका। ठीक है जी। तो उसके बाद अमाउंट पे बाय एन एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, मान लीजिए आप पर कोई ऑब्लिगेशन लगा है और एम्प्लॉयर द्वारा उस अमाउंट को पे किया गया है तो ये भी आपका टैक्सेबल रहने वाला है, जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर द्वारा आप एम्प्लॉय का किया जाएगा। इसका सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज देख लेना क्या है जी। और अमाउंट पेएबल बाय एम्प्लॉयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ असेसी टू इफेक्ट। ठीक है जी। इसमें सीधा सीधा क्लियर है। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस को लेकर कुछ भी मतलब एम्प्लॉयर द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमाउंट पे किया जाता है, कौन पे कर रहा है जी? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। किसका पे कर रहा है? एम्प्लॉय का पे कर रहा है। क्या पे कर रहा है? लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड पे कर रहा है। तो उसका तो सबसे पहले ये सेक्शन याद कर लेना जी। और जो पे करेगा लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग तो वो क्या रहने वाला है? टैक्सेबल पर्क्स रहने वाले हैं। अदर देन पेमेंट मेड टू आरपीएफ और अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखना और ये बात अच्छे से समझ लेनी है। इन चीज़ों को हमने याद करना है। बार बार आप इसको पढ़ोगे, वीडियो देखोगे या इसको एक नोटबुक में नोट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से पर्क्स टैक्सेबल हैं और कौन से एग्जम्प्टेड हैं और कौन से पे कंडीशन अप्लाई होगी। तो चलिए जी, इसमें मतलब ये बात ध्यान रख लेना बस कि जो लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से पे किया गया है वो टैक्सेबल रहने वाला है। उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा जो कि आरपीएफ, अगर एम्प्लॉय का आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है या मतलब अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है, ये उसमें इंक्लूडेड नहीं रहने वाले। तो इसका सेक्शन देख लेना जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देर आर स्कीम्स, हाँ जी, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जैसे मतलब ग्रुप एन्युटी स्कीम्स होगी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम होगी, फाइडेलिटी इंश्योरेंस स्कीम, और अंडर विच इंश्योरेंस प्रीमियम इस पे बाय एम्प्लॉयर बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई। यानी अभी देख लीजिए इन आपने स्कीम्स को देख लेना है और दिमाग में बिठाना है, मतलब अच्छे से एक बार देख लेना क्या है। एक तो ग्रुप एन्युटी स्कीम्स है और ईएसआईसी वाली जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम रहती है और फाइडेलिटी इंश्योरेंस स्कीम, अगर इनके अंडर कुछ भी इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय का पे करता है यानी एम्प्लॉय को ये सुविधा देता है तो यह एक पर्क्स नहीं काउंट होंगे। ये 3-4 स्कीम्स हैं जो याद रख लेना। एक तो ईएसआईसी वाली है इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाली, ग्रुप एन्युटी वाली और फाइडेलिटी वाली। और इसकी अगर इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय की भरता है तो वो पर्क्स रिगार्ड नहीं होंगे, यानी उनको पर्क्स नहीं माना जाएगा। तो नेक्स्ट है जी हमारा, इन केस एम्प्लॉयर हैज़ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। अगर मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय का भर रहा है वो टैक्सेबल रहेगा। एक बार तो हम उसे इनकम में काउंट करेंगे, बाद में एम्प्लॉय इसका बेनिफिट ले सकता है एज अ डिडक्शन ग्रोस टोटल इनकम में 80C डिडक्शन के तहत इसका बेनिफिट मतलब इसका डिडक्शन है जो क्लेम कर सकता है। तो चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। यानी मेन बात ये है, अगर आप सिक्योरिटी या शेयर की बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र या अलॉट किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पर, तो वो क्या रहने वाले हैं जी? टैक्सेबल रहने वाले हैं। तो सेक्शन देख लेना जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के अकाउंट में कंट्रीब्यूशन किया जाता है। अगर ये 1,50,000 तक है वैल्यू इसकी तो ये क्या रहेगा? इस एग्जम्प्टेड रहेगा। अगर 1,50,000 से एक्सीड हो जाता है तो ये क्या होगा?
टैक्सेबल रहने वाला है। इसका सेक्शन सबसेक्शन देख लेना सभी। तो उसके बाद नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स और एमिनिटीज़। कोई भी अलग से मतलब फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटीज़ इस सेक्शन के तहत सीबीडीटी द्वारा जो भी प्रेस्क्राइब किया गया है वो सारा का सारा जितने भी आप एमिनिटीज़ या बेनिफिट पर्क्स वगैरह लेते हैं, सुविधाएं लेते हैं, तो वो सारी टैक्सेबल रहने वाली हैं। तो उसके बाद इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं ये देख लेते हैं। कंसेशनल या इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी आपने लोन लिया जिस पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा या कुछ कम रेट पे लग रहा है। और उसके बाद ट्रैवलिंग, टूरिंग और अकोमोडेशन, इसके ऊपर ये टैक्सेबल रहने वाला है। और एलटीसी को छोड़ के, एलटीसी उसमें इंक्लूडेड नहीं है। कोई भी फ्री फूड बेवरेजेस हो गया एम्प्लॉय ऑफिस और में जो है अगर आप यूज़ करते हैं मतलब फ्री फूड बेवरेजेस रहता है। गिफ्ट टू द एम्प्लॉयज़ हो गया, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस हो गए, क्लब एक्सपेंसेस हो गए, मूवेबल एसेट्स एम्प्लॉयज़ द्वारा यूज़ किया जाता है। कुछ भी ट्रांसफ़र ऑफ एनी मूवेबल एसेट टू एम्प्लॉयज़ को जो भी है मतलब मूवेबल एसेट ट्रांसफ़र का मतलब सेल किया जाता है, यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट और एमिनिटीज सर्विस या राइट प्रिविलेजेस जितने भी हैं मतलब हम देख सकते हैं ये सभी टैक्सेबल रहने वाले हैं। तो उसके बाद एग्जम्प्टेड पर्क्स कौन से होंगे? पहले टैक्सेबल पर्क्स की बात की, अभी आएगा एग्जम्प्टेड पर्क्स जिनमें मतलब टैक्सेबल नहीं रहने वाले। जैसे टी और स्नैक्स मान लीजिए टी और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गए। आप मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोल दिया कि खाना खाने मत जाओ, या मतलब कुछ भी ऑफिस में काम ज़्यादा है तो उसकी वजह मतलब आपको कुछ ना कुछ उसकी प्रिविलेजेस जो मतलब उसकी वजह आपको पर्क्स दे दिए जाते हैं, कुछ मतलब उसका बेनिफिट दे दिया जाता है। तो मतलब वो आपका क्या होते हैं एज अ पर्क्स जो कि एग्जम्प्टेड हो जाते हैं। उसके बाद फूड जो है मतलब एम्प्लॉयर द्वारा अगर एम्प्लॉई को फूड का जो भी खर्चा दिया जाता है तो 50 रुपीज़ पर मील तक जो है वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। अगर रिमोट एरिया में आप वर्क कर रहे हो तो फुली एग्जम्प्टेड रहेगा। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को कुछ एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो चीज़ है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो कि मतलब एग्जम्प्टेड रहती हैं। उसके बाद गुड सोल्ड टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट, मतलब वो फ्री नहीं दिया होना चाहिए, नॉट फ्री। ठीक है जी। अगर कंसेशनल रेट पर कोई भी सामान है, गुड्स है, तो मतलब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है कुछ कम रेट पर या कंसेशनल रेट पर देता है तो वो मतलब फ्री नहीं होना चाहिए। अगर फ्री है तो वो टैक्सेबल रहेगा। अगर कंसेशनल रेट पर मतलब वो गुड्स एम्प्लॉय को देता है तो वो क्या रहने वाला है? एग्जम्प्टेड रहने वाला है। तो इसके बारे में आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आगे डिटेल में आएगा कितना मतलब क्या इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट कन्वेंस फैसिलिटी देखिए तो कन्वेंस फैसिलिटी में क्या है? द टू एम्प्लॉय फॉर जर्नी, यानी ऑफिस से रेजिडेंस और रेजिडेंस से ऑफिस, घर से काम पर आना और काम से घर तक जो भी मतलब आपको दिया जाएगा वो कन्वीनियंस फैसिलिटी होगी जो कि आपकी एग्जम्प्टेड रहेगी, जो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को दी जाती है, जो कि एग्जम्प्टेड भी रहती है। और आपको ट्रेनिंग के लिए मान लो जो भी आपका ट्रेनिंग के रिलेटेड बोर्डिंग लॉजिंग का जो भी एक्सपेंसेस खर्चा रहता है और आपको एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है जो भी अमाउंट स्पेंड होती है, तो उसमें जो भी रहने वाला है वो पर्क्स क्या होंगे? आपके एग्जम्प्ट होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल एम्बेसडर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हैं और आउटसाइड इंडिया में काम कर रहे हैं, उधर ही उनको पर्क्स और अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो वो आउटसाइड इंडिया में काम कर रहे हैं तो उनके जो पर्क्स अलाउंसेस रहेंगे वो भी एग्जम्प्टेड रहेंगे। तो कंट्रीब्यूशन इन सम स्पेसिफाइड स्कीम्स देख लेते हैं किन किन स्कीम्स में कंट्रीब्यूशन जो है एग्जम्प्टेड रहता है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखिए जी, यहाँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, कंफ्यूज मत होना। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में रहेगा तो वो क्या होगा? एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है जी। उसके बाद पेमेंट ऑफ एनुअल प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी अफेक्टेड बाय हिम रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉय। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का जो भी एनुअल प्रीमियम रहता होगा, एम्प्लॉयर अगर उसको पर्क्स के रूप में एम्प्लॉय को देता है तो वो भी क्या है? एग्जम्प्टेड रहने वाला है। तो ये आपने याद कर लेना है, देख लेना है एक बार कि कौन कौन सी एग्जम्प्टेड हैं।
तो उसके बाद लोन, अगर लोन एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को नील यानी जीरो रेट पर या कम रेट पर कंसेशनल रेट पर दिया जाता है तो एग्रीगेट अमाउंट अगर लोन की 20,000 से कम है या 20,000 तक है तो वो एग्जम्प्टेड रहेगा। अगर 20,000 से ज़्यादा अमाउंट हो जाती है तो वो टैक्सेबल रहने वाला है। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट उसका कोई चल रहा है, कोई डिसीज़ है, तो उसके लिए जो भी इंटरेस्ट फ्री लोन रहता है, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट, एक कंडीशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर इंटरेस्ट फ्री लोन रहता है तो वो एग्जम्प्टेड रहेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या है, जो भी आपके ऑफिस में मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रोविज़न रहेगी, अगर वो प्रोविज़न तक है तो वो एग्जम्प्टेड रहेगा, प्रोविज़न आपकी जो है एग्जम्प्टेड रहेगी। इन अदर केस, अगर दूसरे केस में देखें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो दी जाती है वो 15,000 रुपये तक आपकी एग्जम्प्ट रहेगी। अगर इससे ज़्यादा खर्चा होगा तो उस पर टैक्सेबल रहने वाले हैं ये। ठीक है जी। उसके बाद पीरियोडिकल और जर्नल्स, आप कोई काम कर रहे हो, आपको उसके लिए पीरियोडिकल जर्नल्स की मतलब रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो वो मतलब अगर आपको इसका पर्क्स मिलता है, पर्क्स दिए जाते हैं तो मतलब वो भी एग्जम्प्टेड रहने वाले हैं। उसके बाद टेलीफोन मोबाइल फ़ोन्स के जो बिल वगैरह या एक्सपेंसेस रहते हैं तो वो एक्चुअली जो है एम्प्लॉयर द्वारा पे किए जाते हैं एम्प्लॉई के बिहाफ पर, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ, या दूसरा हम कह सकते हैं, एक तो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, दूसरा ये हो गया कि एम्प्लॉय ने पे कर दिया तो बाद में उसका रीइम्बर्स हो गया, तो उसको हम एग्जम्प्टेड बोलेंगे, मतलब वो एग्जम्प्ट होंगे। ठीक है जी। फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़, फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ में क्या होगा कि आपको एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को ये सुविधा यानी ये पर्क्स दिए जाएंगे जिसमें कॉस्ट ऑफ सच फैसिलिटीज़ डज नॉट एक्सीड 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, यानी ये सुविधा जो है एक लिमिट है उसकी, 1,000 पर मंथ मैक्सिमम पर चाइल्ड का मिल सकता है। ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल रहेगा, इधर तक एग्जम्प्टेड रहेगा। कंप्यूटर और लैपटॉप, कंप्यूटर और लैपटॉप जो कि प्रोवाइड किया जाता है एक ऑफिस पर्पस या होम पर्पस काम करने के लिए दिया जाता है, तो मतलब वो क्या रहने वाला है, एग्जम्प्टेड रहने वाला है। वो ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ट्रांसफ़र का मतलब इसकी लैंग्वेज में अगर बोले तो सेल, यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को वो सेल नहीं किया, यानी वो ऑफिस पर्पस या मतलब ऑफिस या होम में काम करेगा तो ऑफिस पर्पस से करेगा, अगर उसको प्रोवाइड किया जाता है तो वो मतलब एग्जम्प्टेड है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम गाड़ी वगैरह या कुछ जो मूवेबल एसेट्स होते हैं आपको क्लियर है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर इसमें कंडीशन है, मूवेबल एसेट जो रहते हैं, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सेल करता है या गिफ्ट करता है कोई भी मूवेबल एसेट या फ्री ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं देता है, तो कम से कम वो एग्जम्प्टेड रहेगा अगर कम से कम एम्प्लॉयर ने उसको 10 साल या इससे ज़्यादा यूज़ कर रखा हो, यानी 10 साल यूज़ करने के बाद अगर वो एम्प्लॉय को एज अ गिफ्ट या सेल भी करता है तो वो एग्जम्प्टेड रहने वाले हैं पर्क्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट बात करते हैं LTC लीव ट्रेवल कंसेशन। LTC टू द एक्सटेंट ऑफ लोएस्ट कॉस्ट इनकर्ड, यानी जितना आपका खर्चा हुआ और जितना आपको मिलता है तो उसमें से जो भी लोएस्ट कॉस्ट होगी वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है वो एग्जम्प्टेड होता है किनको, रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है उनको कोई उसका रेंट पे नहीं करना पड़ता, रेंट फ्री रहता है, तो वो उनके लिए क्या होता है एक पर्क्स हैं और जो कि वो पर्क्स भी एग्जम्प्टेड रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद रेंट फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस। अभी अनफर्निश्ड और फर्निश्ड में डिफरेंस ये है कि अनफर्निश्ड हो गया कि आपको खाली अकोमोडेशन दिया जाता है, और रेंट फ्री फर्निश्ड क्या होता है कि जिसमें आपको मेंटेनेंस का खर्चा या मतलब फर्नीचर वगैरह सब कुछ दिया जाता है, तो ये भी मतलब एग्जम्प्टेड पर्क्स रहते हैं। किन के लिए ये रहते हैं, पार्लियामेंट के ऑफिशियल्स हो गए या पार्लियामेंट के ऑपोजिशन लीडर हो गए या यूनियन मिनिस्टर को दिए जाते हैं, जो कि ये एग्जम्प्टेड होते हैं। उसके बाद अकोमोडेशन की बात करते हैं
तो इसमें अकोमोडेशन प्रोवाइडेड देखिए किस में रहता है, ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉय। मान लीजिए आप दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में काम कर रहे हो और आपका ट्रांसफ़र हो गया और आप दूसरी जगह गए और उधर आपको अकोमोडेशन नहीं मिल पाया, या फिर आपको आपके एम्प्लॉयर ने मतलब होटल में ठहरने के का प्रबंध किया है, तो उसमें मतलब आप का जो रहेगा इन होटल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 50 डेज इन एग्रीगेट, यानी आप 15 दिन से अगर कम रहते हो होटल में तो आपका सारा का सारा जो रीइंबर्स तो हो ही जाएगा, बट अगर 15 दिन से कम रहते हो तो वो एज अ एग्जम्प्टेड पर्क्स माना जाएगा। और अगर आप 15 दिन से ज़्यादा उसमें रहते हो तो वो क्या होगा, आपका टैक्सेबल पर्क्स माना जाएगा। तो दूसरा केस क्या आता है, दूसरा केस ये है कि अगर आप एक रिमोट एरिया में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे माइनिंग साइट हो गया और या ऑन शोर, ऑफ शोर या आउट शोर, ऐसे मतलब एग्जीक्यूशन साइट पे, डैम साइट पे, पावर जनरेशन साइट पे काम कर रहे हो, रिमोट एरिया में काम कर रहे हो, तो वो आपके पर्क्स क्या होंगे, एग्जम्प्टेड होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स पे बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। हाँ जी, जो नॉन मॉनेटरी पर्क्स होंगे अगर एम्प्लॉयर पे कर भी देता है तो उन पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। नहीं, इसमें सॉरी, ये है कि जो नॉन मॉनेटरी पर्क्स हैं उन पर जो टैक्स आपका रहता है अगर वो एम्प्लॉयर द्वारा पे किया जाता है तो वो क्या होंगे, आपके एग्जम्प्टेड होंगे। हेल्थ क्लब फैसिलिटी या स्पोर्ट क्लब फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो भी आपकी एग्जम्प्टेड होंगी। तो चलिए जी, हमने देख लिया कि टैक्सेबल पर्क्स कौन से रहते हैं और एग्जम्प्टेड पर्क्स कौन से रहते हैं। अब इनकी वैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं, हम अब करेंगे इस नेक्स्ट पार्ट में पर्क्स की वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो चलिए जी, सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, यानी रेंट फ्री, यानी जो रेंट फ्री मिल रहा है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ लाइसेंस फी ही रहती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा डिटरमिन की जाती है। जो उसकी अगर पर्क्स की वैल्यूएशन में देखें तो जस्ट उसको लाइसेंस फी को ही कंसीडर करते हैं। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं। दो कंडीशन कौन सी हैं कि एक तो एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन दे रखा है एम्प्लॉय को, दूसरा है कि एम्प्लॉयर ने नहीं दे रखा, उसने बाहर से कहीं से भी अकोमोडेशन अरेंज कर रखा है एम्प्लॉय ने। ठीक है जी। तो चलिए जी, पहले केस में करते हैं कि एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन नहीं दे रखा, तो उस केस में हमने क्या उठाना है, लोअर उठाना है। कौन सा लोअर उठाना है, सबसे पहले देखते हैं। पहला केस तो ये है रेंट पे बाय द एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल 10,000 या कुछ भी मान लीजिए 50,000 पूरे ईयर का वो रेंट पे कर रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद 15% सैलरी, जो भी आपकी पर एनम सैलरी जो होगी उसका 15% निकाल देना। फॉर एग्जांपल आपका वो 60,000 बन रहा है, तो इसमें से जो भी लोअर रहेगा वो आपका क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स की वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो उसके बाद दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं, अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया है तो उस केस में क्या होगा, आप जहां भी रह रहे हो अगर उसकी पॉपुलेशन, उस जगह की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो आपकी सैलरी का 7.5%, अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में है पॉपुलेशन तो सैलरी का 10%, और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो आपकी सैलरी का 15% जो है पर्क्स की वैल्यू काउंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अकोमोडेशन इज प्रूव एट कंसेशन रेट। अगर मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको कंसेशन रेट पे, कम रेट पे अकोमोडेशन दे दिया, तो जो भी वैल्यू होगी, यानी हम पर्क्स की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, जो हमारी एक तरह से सुविधा कह सकते हैं। एम्प्लॉयर ने हमको कम रेट पे दिया, अगर बाहर जाते तो इतने लगते, तो जो उसका डिफरेंस रहता है ना, वो हमारे लिए एक तरह का सुविधा है, हमारे लिए एक तरह का पर्क्स है। तो हम वो कैसे देख सकते हैं, जितनी वैल्यू, पहले तो उसकी वैल्यू डिटरमिन हो जाएगी। मान लीजिए जिस अकोमोडेशन में आप रह रहे हैं तो उसका पर मंथ या कुछ पर मंथ का मान लीजिए रेंट 10,000 बनता है, लेकिन आपके मालिक ने, आपके एम्प्लॉयर ने आपको 5,000 में वो दे रखा है, तो उसमें क्या होगा, तो जितना आप उसकी एक्चुअल वैल्यू डिटरमिन हो रही है और जितना आपने पे किया है, यानी 5,000 पर मंथ जो कि आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो, दोनों का आप माइनस कर दोगे। दोनों का जब माइनस करोगे तो
क्या बनेगा आपके लिए 5000 का जो डिफरेंस बन रहा था अगर आप बाहर लेते और जो एम्प्लॉयर को आप पे कर रहे हो, तो इसमें जो आपका डिफरेंस है वो आपका एज अ पर्क्स काउंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन जो कि रेंट फ्री मिल रहा है आपको या कंसेशनल रेट पर मिल रहा है। सबसे पहले तो देखो फर्निश्ड अकोमोडेशन निकालना है तो उसमें एक तो अनफर्निश्ड की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक है जी। उसके बाद उसके साथ फर्निश्ड किसको बोलते हैं हम, एक तो अनफर्निश्ड प्लस जो भी फर्नीचर या मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा रहेगा उसको प्लस करके बन जाता है फर्निश्ड। अनफर्निश्ड तो हमें निकालना आ गया ऊपर से, ठीक है जी। तो उसके बाद प्लस जो भी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर द्वारा ही सब कुछ दिया गया है तो जो भी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट होगी उसका 10% पर एनम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन के पर्क्स माने जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी बात, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने नहीं पे किया, यहाँ पे एंड और लिखा है, इसका मैं क्लियर करवा दूंगा। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने नहीं दिया ये चीज़ें, तो उसने क्या किया, एक थर्ड पार्टी से हायर कर लिया, जो भी उसका एक्चुअल हायर चार्जेस था तो वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है जी। या हम ऐसा बोल देंगे कि जितना अनफर्निश्ड का बन रहा है प्लस एक्चुअल हायर चार्जेस जो थर्ड पार्टी ले रही है, मतलब दोनों को प्लस करके फर्निश्ड बन जाएगा। तो एंड का मतलब क्या हुआ, कई बार ऐसा कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको अनफर्निश्ड एक तो अकोमोडेशन दे दिया और कुछ चीज़ें आपको एम्प्लॉयर ने दे दी और उसमें से मतलब वो चीज़ें आधी हैं ऐसा समझ लो, तो कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी से हायर करनी पड़ी, तो दोनों को मिला के और अनफर्निश्ड को मिला के आपका बन जाएगा रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो उसके बाद नोट में देखते हैं वैल्यूएशन शेल बी रिड्यूस बाय एनी अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉय। वही चीज़ है रेंट फ्री जो हम कंसेशनल एक्चुअल जो उसका बन रहा होगा टोटल उसमें से जितना एम्प्लॉय ने पे किया होगा यानी कंसेशनल रेट पर या कम रेट पर तो वो माइनस कर देंगे तो इक्वल टू जो भी आपका आएगा वो पर्क्स बन जाएगा, आपकी पर्क्स की वैल्यूएशन होगी। तो नेक्स्ट देखिए जी सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। अगर आप अकोमोडेशन की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसमें आपकी सैलरी क्या होगी, एक तो बेसिक सैलरी ऐड कर लो जी, एक जो आपका डीए होगा वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होगा, बोनस फीस और कमीशन और ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, जितने भी आपके टैक्सेबल अलाउंसेस हैं और मॉनेटरी पेमेंट्स जितनी भी आपकी हैं वो सभी काउंट होकर आपकी सैलरी बन जाएगी। उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखिएगा जिसमें पर्क्स में हम इस जब सैलरी काउंट कर रहे हैं तो इस पर्क्स को निकाल रहे हैं तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें आपका जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन रहेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में रहेगा या एरियर सैलरी रहेगी या एडवांस सैलरी रहेगी वो आपका इस पर्क्स में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सैलरी। हाँ, जो भी आप इसकी सैलरी कंसीडर करोगे वो ड्यू बेसिस पर होनी चाहिए। अगर आप एकोमोडेशन के लिए सैलरी देख रहे हैं तो वो किस पे कंसीडर होनी चाहिए, ड्यू बेसिस पे कंसीडर होनी चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट इफ़ द एम्प्लॉयर रिसीव सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। और मान लीजिए एक एम्प्लॉई बहुत मतलब एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी रिसीव कर रहा है तो जितने मान लीजिए 2 एम्प्लॉयर से कर रहा है तो दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी का जो भी एग्रीगेट सम बनेगा वो हम उसमें टोटल वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल। मान लीजिए आपको एक होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, उसकी वैल्यूएशन कैसे काउंट करेंगे। उसकी वैल्यूएशन चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है चाहे अदर एम्प्लॉयर है, तो अगर वो अपने एम्प्लॉय को होटल की एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में हम लोअर उठाएंगे। तो 2 कंडीशन हैं उसमें से हमने लोअर उठाना है, कौन कौन सा, एक तो सैलरी का 24%, जब बात किसकी आएगी, होटल अकोमोडेशन की बात आएगी तब, ठीक है जी। 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस पे यानी जितने एम्प्लॉय ने खुद होटल का चार्जेस पे किया है
और माइनस इसमें क्या होगा, हाँ जी बस इतना ही है। इसमें क्या है, एक तो 24% सैलरी का जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 24% निकाल दो, और जितना आपने एक्चुअल होटल वाले को पे किया है दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका अकोमोडेशन की वैल्यूएशन होगी। होटल के लिए 24% है, लेकिन हमने जब सिंपल अकोमोडेशन की बात की थी, रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात की थी, वहाँ 15% ऑफ सैलरी था। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद इसमें देखिए जी, द अबव वैल्यू इज रिड्यूस बाय द रेंट इफ एनी एक्चुअली पेबल बाय एम्प्लॉय। हाँ जी, इसमें जो भी एक्चुअल एम्प्लॉय ने खुद पे कर रखी होगी, जो भी हम वैल्यूएशन बनाएंगे, जो पर्क्स की वैल्यूएशन बनेगी, जो भी एक्चुअल जो बनेगा रेंट, तो उसमें से अगर उसने एम्प्लॉय ने अपनी जेब से कुछ खर्चा है एक्चुअल पे किया है वो रिड्यूस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, फाइनली वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स बनेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट नोट में क्या है देखते हैं, वैल्यू ऑफ दिस पर्क्स विल नॉट बी कैलकुलेटेड। पर्क्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाएगी, कब, इफ द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड सच अकोमोडेशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग इन एग्रीगेट 15 डेज ऑन द ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो हमने बात पहले भी कर चुके हैं, अगर होटल में वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं रह रहा तो वो पर्क्स की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र। मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हो गया और आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, तो फॉर फर्स्ट 90 डेज़, यानी पहले 90 डेज़, पहले 90 दिन के लिए आपकी जो किसी एक अकोमोडेशन को ही वैल्यू ऑफ पर्क्स काउंट किया जाएगा। अभी इसके बारे में थोड़ी सी कहानी क्लियर कर दूं, क्या है, मान लीजिए आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपको अकोमोडेशन मिला हुआ है, आपकी फैमिली साथ में रह रही है, और आपका ट्रांसफ़र हो गया जी मुंबई में हो गया, तो मुंबई में भी आपको रहना है और फैमिली दिल्ली में रह रही है, आपने मुंबई में भी अकोमोडेशन ले लिया, तो आपके पास हो गए जी 2 अकोमोडेशन। ठीक है जी। पहले 90 डेज़ के लिए किसी एक को भी जो है वो आपका क्या माना जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स माना जाएगा। किसी एक को अभी आप बोलोगे कि किसी एक को कैसे मान लेंगे, मतलब तो किसी एक को कैसे मानेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें रहेगा लोअर वाला रहेगा। ठीक है जी, बाकी आगे इसका पढ़ते हैं तो आपको क्लियर होता जाएगा। वेयर ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन न्यू प्लेस, यानी उसकी पोस्टिंग हुई नए प्लेस पे, उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड हुआ, रिटेनिंग द अकोमोडेशन एट द अदर प्लेस, वो भी उन्होंने रखा हुआ है पहले वाला। तो उसके बाद द वैल्यू ऑफ पर्क्स शैल बी डिटर्मिन विद रेफरेंस टू ओनली वन, यानी पहले 90 डेज़ तक जो किसी एक को पर्क्स की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो वो कौन सी होगी, लोअर वैल्यू। जिसकी लोअर वैल्यू रहेगी वो उस अकोमोडेशन को आपका क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स मानेंगे। अगर 90 डेज से ज़्यादा हो जाता है तो देर आफ्टर द वैल्यू ऑफ पर्क्स शैल बी चार्ज फॉर बोथ, तो वैल्यू ऑफ पर्क्स दोनों के लिए चार्ज किया जाएगा। तो उसके बाद एक्सेप्शंस केस कहाँ में देखने को मिलेगा, वही माइनिंग साइट हो गया, ऑनशोर साइट हो गया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, डैम साइट, पावर जनरेशन साइट, ऑफशोर साइट में ये कंडीशन काम नहीं करेगी। तो इसमें मतलब इन्होंने डेफिनेशन भी दे रखी है अच्छी, तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो लोकेटेड एटलीस्ट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड से कम 8 किलोमीटर दूर है, उसको हम इस केस में कंसीडर करेंगे, यानी एक्सेप्शंस केस में कंसीडर करेंगे। या तो वो रिमोट एरिया में लोकेटेड हो, उसको भी इस केस में कंसीडर करेंगे। तो रिमोट एरिया का मतलब क्या हो गया जी, एटलीस्ट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ टाउन हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20,000। तो अभी देखिए जी, उस जो एक्सेप्शंस केस में रहेगा रिमोट एरिया भी रहेगा। रिमोट एरिया का मतलब क्या है कि कम से कम जहां आप रह रहे हो वो शहर से 40 किलोमीटर दूर हो और उसकी पॉपुलेशन जो है 20,000 से ज़्यादा ना हो। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्कस अब कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट जो इसके अदर पर्क्स रहेंगे, जो लास्ट वीडियो रहेगी सैलरी हेड इनकम की, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट में
अपनी जो भी प्रॉब्लम आपको लगी है इसमें, तो आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें डिस्कस कर सकते हैं।